कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम बात भी कर रहे हैं खेती बाड़ी ने लेकर, अपने पशुधन ने लेकर, और भाई साथ साथ में जो है ना कई बार तो हम बागवानी के बारे में भी चर्चा कर दे रहे हैं। पर भाई आज भैया ना एक बातचीत भी सुनवा रहे हैं बागवानी ने लेकर। बागवानी विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र के लाडवा में 3 दिवसीय 8वें फल उत्सव के बारे में भाई बातचीत करी है। तो सबसे पहला ये बातचीत सुनेंगे कि भाई 3 दिवसीय जो मेला लगा था उसमें क्या कहा। खेती बाड़ी से जुड़ा वो सारा सिस्टम है। वैसे साथियों, हमारे पूर्वज जो थे, बड़े बुजुर्ग जिनकी बात हम सुनते चले आए, वो एक बात कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, लिखित चाकरी भी फलदान। तो साथियों, ये कहावत बहुत पुरानी है और कहावत बड़ी सच्ची, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी देश है, बड़े से बड़ा देश भारतवर्ष से जो क्षेत्रफल से बड़े, लेकिन जो समतल एरिया है जिसपे खेती होती है वो भारत के पास सबसे ज्यादा। और यहाँ की जो आबो हवा, जो सीजन है, जो यहाँ हमारे मौसम है, वो 3 है। वो 3 मौसम कौन से हैं? एक तो चौमासा, जिसमें 4 महीने बारिश के आ, फिर कसाव फिर सर्दी आ जाए, 4 महीने सर्दी के हैं, फिर कसाव आ जाए, 4 महीने गर्मी के हैं। और ये 3 सीजन जो है, प्रधानमंत्री जी हमारे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी 3 बार पैसे देते हैं किसान को, 2,000 रुपए करके उसके खाते में डालते हैं। उसको उगाना भी कैसे होता है, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए लोगों को, ताकि उनके मन में ये जागे कि भाई, बच्चों के अंदर खासकर, कि भाई इसको हम उगाते कैसे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ, हॉर्टिकल्चर की तरफ उनका रुझान नहीं बढ़ेगा किसान भाइयों के लिए, ताकि वो नई तकनीक सीख सकें, यहाँ पर आएँ, जानकारी प्राप्त करें और नई फसलों की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। नए हमारे जितनी वैरायटीज़ आ रही हैं फलों की, उसकी तरफ ज़्यादा झुकें के लिए। वो देख करके मेरे आम इसमें बहुत खुश हो रहे हैं और उनका मतलब बागवानी के पूछ रहे हैं, बागवानी के बारे में उनका रुझान बहुत अच्छा है। वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा आम है, ये हाथी झूल है, इतना मोटा आम, क्या हम भी इसे अपने घर में या अपने बाग में लगा सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो है, जैसे रसगुल्ला है, और ये हमारा गुलाब जामुन है, और ये क्या नाम गुलाब खास है, अल्फांसो आम है, इसके हम पौधे कहाँ से अवेलेबल होंगे, और ये कैसे हम इसमें पानी कैसे दे सकते हैं, किस तरह हम अपने बाग में लगा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। और एक बहुत अच्छा ये मैंगो जो है फल उत्सव जो है, बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म है एक किसान के लिए भी, और एक जो है जो बागवान है उसके लिए भी। और जो कर्ज से जुड़े हुए सामान और भी वो बहुत से जो यहाँ पर आए हुए हैं प्रदर्शनी के लिए, उनको देखकर ही किसान बहुत उत्साहित हो रहे हैं और बहुत एक आकर्षण का केंद्र आम उनके लिए बने हुए हैं, जो तरह तरह के आम हैं। बहुत खुश हो रही है पब्लिक। और मैं अपने जितने भी ये प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं हमारे द्वारा बनाए गए निर्मित हैं। मैं किसान हूँ और ये सारे के सारे जो उत्पाद हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ भी ऐसे एक्सपो होते, फूड एक्सपो या कोई भी बागवानी का कोई भी इवेंट होता है, तो हमें सरकार द्वारा बहुत मदद मिलती है और हमें फ्री स्टॉल दी जाती हैं। और मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे जैसे किसानों को आगे बढ़ने के लिए ऐसे अवसर प्रदान करती है। थैंक यू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। मैं सुदेश कुमार, गांव संडाली, हल्का रादौर, जिला यमुनानगर। मैं प्राकृतिक खेती भी करता हूं और फूड प्रोसेसिंग का काम भी करता हूं। मैं अपने प्राकृतिक खेती करके उन फसलों से जो उत्पाद बनते हैं वो मैं बनाता हूं। हमारी फसलों से जैसे गन्ना होता है, गन्ने का गुड़ बना के वो बेचते हैं हम, जैसे गुड़ और शक्कर, जिससे किसानों को ये पता लगता है कि हम अपने माल की खुद कीमत लगा सकते हैं। हमारा ये गुड़ है, इधर ही गुड़ हम 150 रुपये किलो बेचते हैं। हम अपने खेत में लहसुन पैदा करके लहसुन का अचार बना के बेचते हैं। जैसे हमारे खेतों में आम है, आम उसको 3-4 वैरायटी बनाते हैं, आम का लच्छा बनाते हैं, आम का मुरब्बा होता है, आम का अचार होता है। ऐसे ही और फसलें जो हैं सभी तरह के हमारे पास 20-25 तरह के अचार और 8-9 तरह के मुरब्बे होते हैं।
रखे हैं। लोग जो ऑर्गेनिक और शुद्ध खाना पसंद करते हैं वो लेके जा रहे हैं। और भाई है ना, ये तो सुनी बातचीत। और भाई ईब जो है ना, चर्चा करेंगे अमरूद के बागों की देखभाल पे। जिक्र भी कर रहे थे कि भाई जिस तरह के जो फल उत्पादक हैं, और वो जो है ना भाई, कई बार तो आम के बाग, लीची के बाग, आड़ू के बाग और कई डाल के जो है ना भाई बागवानी फसलें कर दे रहे हैं। पर भाई हम जो बात कर रहे हैं अमरूद के बागों की देखभाल पे, क्योंकि भाई आजकल देखा है कि जो सीजन है वो अमरूद का ही आ रहा है। और ये जो अमरूद है भाई बहुत ही लोकप्रिय फल है। इन्हें तो भाई कहीं लगा लो वहीं पैदा हो जाए, किसी तरह की मिट्टी हो, किसी तरह की जलवायु हो, ओड़ा जो है ना ये फल देना शुरू कर दे है। पर भाई इसकी जो किस्में हैं, बढ़िया किस्में, जो भी किसान भाई ने सोचा है कि भाई मैंने तो अमरूद का बाग लगाना है, उसमें कौन सी किस्म लगाऊं, तो सबसे पहला तो हम ये भी बता दे रहे हैं कि जो भाई इलाहाबादी किस्म है बहुत बढ़िया है, या बनारस है, लखनऊ है। और भाई हिसार की जो अमरूद की किस्म है बहुत ही प्रसिद्ध है और अच्छा फल देने वाली किस्में हैं। पका हुआ अमरूद भाई अंदर तक कई बार जो है ना क्रीम और गाढ़े गुलाबी रंग का जो है किस्मों के अनुसार हुआ। कई बार देखा है कि पहले तो जो है ना भाई अंदर तक जब देखे कर थे, खाए कर थे, तो भाई लाल अमरूद निकला कर था। और इसके बाद भाई देखने लगे, अब देखा है कि तो भाई सफ़ेद आ गया। तो ये किस्मों के ऊपर निर्धारित करा है कि भाई कौन सी किस्म का पौधा है और कैसे इसके फल है। और अमरूद में भाई विटामिन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस और लोहा, ग्लूकोज। और भाई इस डाल के जो पोषक तत्व हैं, अगर हम इन्हें खावेंगे तो भाई हमने जो है ना ये स्वस्थ भी रखेगा। इसका यो भी फ़ायदा है। अमरूद की उत्तम गुणवत्ता वाली जो भरपूर पैदावार लेने खातर भाई कई तरह के जो है ना कीड़े इस फसल में लग जाए और उनकी देखभाल करना बड़ा जरूरी हो जाए। जो बीमारी है ज़्यादातर देखने में आवा है तो भाई वो है फल मक्खी। आजकल देखा है कि भी अपने खुद के जिन भाइयों के घर में खड़े हैं या जिन्होंने बाग लगा रखे हैं, बाग वाले तो सोचा है कि भाई स्प्रे वगैरह करके वो तो अपने फल न बचा ले हैं, पर भी जो घर में जो अमरूद खड़े हैं उनमें देखा है कि आजकल जो है ना जितने भी फल लग रहे हैं उनमें ज़्यादातर में कीड़ा नजर आवा है। और यो कीड़ा किस कारण है भाई, जो फल मक्खी है। आमतौर पर यो जो है ना इस महीने में यानी कि भाई जुलाई से लेकर सितंबर तक के जो महीना है इसमें ज़्यादातर इसका प्रकोप देखने मिला है। इसके जो प्रोड हैं घरेलू मक्खी की तरह भाई उसी डाल के हुए हैं। और तेज उड़ने वाले मादा मक्खी जो है ना फलों में छेद करके छिलके के नीचे जो है ना अंडे देने शुरू कर दे है। और इसकी सुंडियाँ जो उबड़े हुए चावल है उसकी तरह नजर आवेंगी। हम उन्हें कहेंगे भाई कीड़े हैं दौड़े दौड़े से, इस तरह उनकी पहचान है। और देखने में मिला है जो छोटे छोटे जीवाणु है इन छिद्रा मते भाई फसल में वो प्रवेश कर जाए हैं और जिससे जो है ना फल गड़ के नीचे गिर जाएंगे। फिर हम क्या कहेंगे भाई फल तो जो है ना देसी भाषा में कहेंगे काणे हो गए, तो इस करके वो खाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो भाई जो सुंडिया है वो 5-7 दिन में पूरी विकसित हो जाए और प्यूपा बनने के बाद भाई जो है ज़मीन पर गिर जाएगी। नवंबर मार्च में जो है ना यो कीट प्रौढ़ अवस्था में जो है ना अपनी शीत निष्क्रिया पे आ जाए। और इसको जो है ना आपने नियंत्रण करना है और सावधानी भी रखनी है इस कीट के लिए। और जहाँ तक संभव हो सका जो बारिशकालीन फसल है भाई वो ना लें जो आजकल की फसल है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर देखा है जो फल मक्खी है वो नुकसान ज़्यादा करे। जो मक्खी ग्रसित फसल है प्रतिदिन भाई उसने इकट्ठा करके ज़मीन में 2 फुट गहरा खड्डा खोद के उसमें दबा दें या भाई कई ग्राम भेड़ बकरियां ना खिला दें। और ग्रीष्मकालीन में जो है ना ज़मीन की खुदाई करें ताकि जो फल मक्खी के प्यूपा है वो सारे मर जाएं। और भाई इसके लिए आपने क्या करना है, एक दवाई लेनी है जिसको हम कहें कि भाई मेलाथियन, वो लेनी है आपने 500 मिलीलीटर 50 सीसी की ताकत वाली। और भाई 5 किलोग्राम गुड़ या चीनी को भाई 500 लीटर पानी में अच्छी डाल मिलाकर प्रति किले के हिसाब से आपने छिड़काव करना है। अगर भाई ने देखा है कि इसके अंदर भाई प्रकोप ज़्यादा ही हो रहा है तो भाई थोड़ा है 5-7 दिन का बिछाड़ा है देकर दोबारा फिर भाई वही क्रिया दोहरा दे, दवाई छिड़क दें, तो इससे जो है ना भाई ज़्यादातर जो बीमारी है वो नियंत्रण में हो जाएगी। एक और बीमारी आ जाए इसमें भाई छाल खाने वाली जो सुंडी है। देखे हैं कि भाई जो अमरूद के गिले जो कीट देखे सारे फलदार छायादार जो दूसरी तरह के पेड़ है उन्होंने अच्छी डाल नुकसान कर दे है। और यह जो जहाँ पर टाणियाँ अलग हुआ भाई वहाँ पर इसका जो है मल या भाई लकड़ी का बुरादा जाले के रूप में दिखाई देगा। और दिन के समय भाई वो कीट की सुंडी तने के अंदर सुरंग बनावेगी और रात को 6 से बाहर निकल कर जाले के नीचे रह कर भाई उस छालना वो खा जाएगी और खुराक नली को खा कर भाई वो उसको नष्ट कर देगी।
और जिस तरह देखा है कि कई बार तो भाई जो तो पौधे हैं तो उसके जो दूसरे भाग हैं उनमें जो पोषक तत्व है फिर वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और जिससे जो है ना तो तेज हवा चलने पर जो टहनियाँ है टूट कर गिरेंगी और भाई जो पेड़ है वो भी गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और जिन बागों की देखभाल नहीं होती भाई उनमें पुराने जो पेड़ हैं उनका आक्रमण जो है ना ज़्यादा हुआ देखा है इसका। और एक वर्ष में इस कीट की एक पीढ़ी हुआ है जो जून और जुलाई में शुरू हो जाए। इसके नियंत्रण के लिए भाई और क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी आपने। सितंबर अक्टूबर का जो महीना आएगा उसमें 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 WSP या भाई 10 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान, जिसने भाई मेटासिड के नाम से भी जाना है, 50 ईसी की ताकत वाली लेकर 10 लीटर पानी में अच्छी डाल मिला के उसके जो सुराख है उसके चारों ओर छाल के ऊपर आपने लगानी है। फरवरी मार्च के जब महीना आएगा तो भाई रुई के फोए में भरकर दवाई के घोल को डुबो कर अच्छी डाल किसी तार की सहायता से भाई कीड़ों के जो सुराख हैं उनके अंदर उसने उसको डाल दें, और फिर भाई जो है ना उसका सुराख को गिल्ली मिट्टी से ढक दें। घोल बनाने के लिए भाई 10 मिलीलीटर जो फेनिट्रोथियान है 50 ईसी की ताकत वाली 10 लीटर पानी में अच्छी डाल मिला दें, और 10% मिट्टी के तेल का इस्तेमाल भी कर सकें आप उसमें, और भाई फिर उसको लगा सके हैं। आसपास के जितने भी पेड़ हैं सुरक्षा में इन दवाइयों का प्रयोग करना है। बाग को भाई साफ़ सुथरा रखना है। निर्धारित संख्या के अनुसार भाई ज़्यादा पेड़ नहीं लगाने हैं। कभी सोचें कि भाई ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो ज़्यादा फल मिलेंगे, इससे जो है ना पौधे की बढ़वार रुक जाए। और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भाई जाड़े हटाने के बाद भी आप उसको कर सके हैं। इसी तरह एक बीमारी और आ जाए इसमें, वो है मीलीबग की। यो मीलीबग भी भाई अमरूद के अतिरिक्त जिस तरह की अंजीर है, आम, बेर, नींबू, इस डाल के जो फल वृक्ष हैं उनमें विशेष करके देखने मिला है। और भाई अगर यो आ भी जाए तो खासकर भाई दिसंबर के मध्य में कीट के जो शिशु है उनको वृक्ष पर चढ़ने से रोकने के लिए भूमि पर भाई 0.5 से लेकर 1 मीटर की ऊंचाई पर तने के ऊपर 25-30 सेंटीमीटर चौड़ी चिकनी अल्काथीन की जो है ना पट्टी लगानी है। और फिर भाई सीट लगाने से पहले पेड़े के ऊपर जो है ना पुरानी छाल 5 से 8 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी के बराबर जो है ना कुआड़ी गिला काट के छील लें। फिर समतल स्थान करके उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर चौड़ी जो है ना तारकोल की तरियाँ किसी लकड़ी ते लगा के और सीट के निचले भाग को भाई उंगलियों ते अच्छी तरह दबानी है। तो इस तरह भाई आप जो है ना इस जो अमरूद के बाग हैं इन कीटों से आप उसकी रक्षा कर सके हो। और भाई ईब जो है ना मौसम का थोड़ा जिक्र कर लें, क्योंकि मौसम जो है ना भाई परिवर्तनशील रहा है। दिन में कई बार भाई ज़्यादा गर्मी सी नज़र आवेगी, हुमस नज़र आवेगी, और भाई कई बार फिर तापमान में कभी तो बारिश हो जाए कभी रुक जाए। तो भाई इस करके जो है ना आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो भाई वो रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल कार्यक्रम रहेगा फोन इन, और उसमें जो है ना हम एक विषय पर बात करेंगे बरसात के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन पर। और भाई इसके गेला जो है ना ईब जो है ना भाई बाट देख दे रहे हैं कि मनोरंजन का, तो भाई ईब कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला ये रागनी। भाई ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंचनी के कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। तेरा वाल्मीकि ने करे कर्म भील के इसलिए भील कहाया, शिक्षा लगी सप्तर्षियों की वो कर्ण तपस्या लाया। तेरा भील
ज्ञान विज्ञानी सहस्त्र पढ़ के वो खुद रामायण बनाया। भाई सेवन पूजन भजन करे रे, सेवन पूजन भजन करे, नित्य ईश्वर के गुण गाए। जन्मजात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते ये दोने फरमाए। जन्मजात का जोर चलाना हर कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। भाई वशिष्ठ मुनि की माता ने श्री राम पटेल कराई। विश्वामित्र की जात बता जी ने ऋषि की पदवी पाई। हेरा ब्राह्मण वो कनीच कहा गया, वो रावण अन्यायी। भगत व भिक्षाणी तो कहते हैं था उसका छोटा भाई। झूठे बेर सबरी डलनी के, झूठे बेर सबरी डलनी के श्री रामचंद्र ने खाए। जन्मजात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते ये दोने फरमाए। जन्मजात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। कालिदास गडरी का लड़का उसकी सुनो कहानी। छल करके पंडिता ने व्याधि बोध की कन्यायानी। शिक्षा लागी वेदो तमा की विद्या पढ़नी ठाई। चार वेद छह शास्त्र पढ़ के वो बन गया पंडित ज्ञानी। विक्रमादित्य के नौ रत्नों में, विक्रमादित्य के नौ रत्नों में वो सबसे श्रेष्ठ कहाए। जन्मजात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। नीच कर्मों से होते ये दोने फरमाए। जन्मजात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। लक्ष्मी चंदी से कर्म करेगा वैसा ये फल पाना। नंदा नाई सदन कसाई जाने सभी जमाना। कबीरदास और रविदास ने लिया ईश्वर का गुण गाना। गरीब घर में पैदा हो ये कल्याणा जलताना। पर भक्ति करके पार उतर गए, भक्ति करके पार उतर गए हो गए मन के खाए। जन्मजात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते
और भैया ना ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे रणबीर और उसके साथी। और भाई आज की नसीहत में बात करेंगे बारिश के जो दिन हैं यानी कि भाई आजकल के मधुमक्खी वंशों के प्रबंधन पर। भाई जिक्र भी कर दे रहे हैं कि जो मधुमक्खी है भाई उसके जो वंश हैं उनका प्रबंधन किस तरह करना चाहिए, क्योंकि भाई मधुमक्खी पालन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा है या भाई आर्थिक तौर पर देखा है या भाई पर्यावरण के तौर पर देखा है तो यो भाई एक बहुत ही फायदेमंद लाभदायक जो है ना व्यवसाय है, जिससे भाई आजकल देखे हैं कि जो किसान हैं वो भी भाई सहायक धंधे के रूप में इसको अपनाने लग रहे हैं। मधुमक्खी परागण एक सस्ती और सशक्त प्रणाली है भाई, जिससे न सिर्फ फलों, तेलिया फसलों, सब्जियों और अन्य कई तरह की जो फसलें हैं उनके बीज उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी करी जाए है इनके द्वारा। और भाई वर्षा ऋतु में तेज बौछारें आ जाएं या भाई आंधी आ जाए तो उससे जो है ना भाई बक्सों का बचाव बहुत ज़रूरी हो जा करना, क्योंकि भाई बक्सों की सफाई नियमित तौर पर करते रहना चाहिए। बरसात के समय भाई दो समस्याओं का जो है ना अंदेशा बने रहा है, एक तो मोमी कीड़े का प्रकोप और दूसरा भाई वातावरण में ज़्यादा नमी का। तो मोमी कीड़े थे भाई मधुमक्खी के वंश को बचाने खातर उनके जो बक्से हैं उनका प्रवेश द्वार है उसको छोटा कर दें, इस बात का ध्यान रखेंगे। और भाई बक्सों को ज़्यादा वातानुकूलित जो रखने के लिए भाई भीतर की जो लकड़ी के ढक्कन है उसकी जगह आपने जाली का ढक्कन लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और भाई बक्सों को खुली हवा में रखना है। बिना बादल वाले दिन प्रवेश द्वार को भाई बड़ा कर सके हैं। और मोमी कीड़ा अंडा देने के लिए भाई सवेरी और शाम या भाई बादलों वाले समय पर ही अंडे देने के लिए क्रियाशील रहा है। और कई बार देखें जो चींटियां हैं, भीड़ हैं, ततैये हैं, इनसे बचाव के लिए भाई विशेष प्रबंध करने चाहिए। चींटियों के बचाव के लिए भाई जो मौन ग्रह है उनमें जो पाई जाने वाली जो प्यालियाँ उसमें रखनी है आपने। भीड़ों के छत्तों को जलाना है और भाई उन्हें पतली लकड़ी की पट्टी तय भरकर उनको मार के और मौन गृह का प्रवेश द्वार छोटा करके मधुमक्खियों को उनके आक्रमण से बचाया जा सका है। क्योंकि भाई बक्से में जो है ना अधिक नमी के कारण कई बार जो कच्चा शहद है बक्से के भीतर ही सड़ता रहा है, इस बात का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। इस समय मधुमक्खी मौनचर की कमी का सामना कर दी रहा है, जिससे जो रानी के जो अंडे देने की जो क्रिया है वो धीमी हो जाए। और बारिश के दिनांक में जो है ना और उसके उपरांत देखा है तो भाई मधुमक्खी परिवार को सर्द ऋतु में मधु स्राव से भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार करना है। तो इस तरह जो है ना आप जो भी भाई मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं उन्होंने इन बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भाई जो मधुमक्खी है उसको पालना भी है और भाई कई तरह उसके बक्से का भी ध्यान रखना है, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, जब जाके भाई मधुमक्खी के जो वंश हैं उनका प्रबंध हो सकेगा। और भाई एक जानकारी भाई ना और दे रहे हैं कि भी जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक कृषि का आधुनिक समय में महत्व पर। भाई आधुनिक समय में देखो प्राकृतिक खेती का पूरा महत्व है। आप देखा है कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरे जागरूक रहे हैं और यूँ कहेंगे भाई हमने तो जो है ना शुद्ध चाहिए। गेहूं का जिक्र करें तो भाई कहेंगे भाई एमपी की गेहूं चाहिए। भाई एमपी की गेहूं क्यों ले हैं? क्योंकि भाई नहीं सोचा है कि उसके में भाई खाद कम होगा, दवाई कम गिर रही होगी, तो इस करके लोग जो है ना शुद्ध खाने की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। तो हम तो यही कहें कि भाई जो आजकल की जो कृषि पद्धति है उसको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। रासायनिक खाद्यों की जगह जो देसी खाद है उनका प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भाई हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया रहेगा। और भाई क्योंकि आजकल की जो कृषि प्रणाली है उसमें कुछ जो रासायनिक खेती है उसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भाई जो दुष्परिणाम है विभिन्न रूप में आज हमारे समाज के सामने आने लग रहे हैं। क्योंकि जैविक और जो प्राकृतिक खेती का साधारण सा अर्थ है कि प्रकृति तय तालमेल बैठा कर फिर खेती बाड़ी शुरू करनी है। पिछले 2 दशकों तक देखे हैं कि जो हमारा देश है इसमें कृषि रसायनों का प्रयोग भाई लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जो जमीन है, जल है और वायु के साथ साथ जो मानवीय विचारों का पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। इस प्रकार हम कह भी सके हैं कि भाई इस समस्याओं का निदान करना बड़ा जरूरी हो जाए। वो निदान कब होएगा? जब हम भाई जैविक पद्धति के ऊपर आधारित होकर खेती करनी शुरू करेंगे।
और जैविक खेती भाई कोई नई पद्धति तो है नहीं, हमारी ये पुरानी पद्धति है। क्योंकि पहला क्या हम करे करें थे भाई, जो रासायनिक खाद है उसका कम घाट प्रयोग करे करें थे, और भाई जो देसी खाद है, गोबर की खाद है, केचुआ खाद है, हरी खाद है, इस डाल की खाद भाई हम अपने खेत में गिरे करें थे, जिससे जो है ना अनाज भाई शुद्ध रह करे था, और भाई बीमारी जो है ना बहुत कम रह करे थी, स्वस्थ आदमी रह करे थे। आजकल देखा है कि भाई ज़्यादातर आदमी बीमारी लगा है। क्यों? क्योंकि भाई खाना पीना सारा बिगड़ गया। और एक बात और है, जैविक खेती से भाई जिस तरह की जो शुद्ध वातावरण है और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें टिकाऊपन होगा। दूसरा, पानी की कम जरूरत पड़ेगी, और भाई मिट्टी के जितने भी उपयोगी विशेषकर जो सूक्ष्म तत्व है इनकी आपूर्ति भी होगी। पैदावार की गुणवत्ता और करके भाई उनके उत्पाद का अधिक मूल्य भी ले सका है। क्योंकि भाई आप देखा है कि जो प्राकृतिक चीज़ है उसका थोड़ा सा भाव ज़्यादा मिला है। और ये कहेंगे भाई हमने तो जो सब्जी का जिक्र करें तो भाई सब्जी शुद्ध होनी चाहिए, बिना खाद दवाई के महंगी बिकेगी। इसी तरह धान का जिक्र करें, गेहूं का जिक्र करें तो भाई वो महंगे बिकेंगे, तो आपकी पैदावार जितनी भी करेंगे आप वो सारी एकदम से बिक जाएगी। और भाई एक फ़ायदा और है प्राकृतिक खेती करने का, लागत कम आवा इसमें। दूसरा भाई संतुलित जैविक चक्र को बढ़ावा देकर जैविक विविधताओं का संरक्षण करना भी बड़ा जरूरी हो जाए, और जो हानिकारक रसायनों से मुक्त भोजन ये हमने मिलेगा। तो इस करके भाई निर्यात बाजार के लिए ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भाई जो प्राकृतिक चीज़ है, शुद्ध चीज़ है, उसकी तो क्या करें भाई विदेशों में भी बड़ी मांग बढ़ रही है। ये तो जानकारी दी भाई यहाँ पे प्राकृतिक खेती में। और भाई एक जानकारी और दे दें भाई यहाँ पे लगे हाथ है, वो है भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर। किसान भाई यहाँ पे जिक्र कर दे रहे हैं कि भाई जो किसान कॉल सेंटर का नंबर है वो है 1551। क्योंकि भाई कई बार किसान भाई ने सोचे हैं कि हमारी खेती के में यह बीमारी आ गई, ये भी इसका जो है ना भाई कड़ा पता कराएं कि भाई क्या उपचार रहेगा। तो भाई इस उपचार के लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, भाई देखो अगर आप खेती से जुड़ी समस्या की बात करेंगे तो भाई आपने फ़ोन करना पड़ेगा 1551 पे 1551 पे। तो भाई जो भी समस्या है खेती बाड़ी से जुड़ी, इसका समाधान आपको इस नंबर को डायल करके पता लग सका है। तो किसान कॉल सेंटर का नंबर आपको बता दें हैं, तो वो है 1551। भाई इस पर कॉल कर सके करो। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम जो अन्नदाता है यहीं संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।